हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रौनक कटारा आपको बीएससी और बीएससी बैच थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। जहाँ अपन ने ये अपना सेकंड लेक्चर है और यहाँ अपन ने सेकंड पेपर अपना शुरू किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये क्लासेस आपकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो मैंने आपको कहा था 10 दिन के लिए फ्री हैं, जो आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके आप एप्लीकेशन एजू साइंस EDUSCIENCE को डाउनलोड करें और उसमें अपना कोर्स देख के, और जैसे आप शुरू में यदि आपको होम पेज में नहीं मिलता है तो आप थोड़ा स्लाइड कीजिएगा, वहाँ आपको बीएससी और बीएससी बैच थर्ड ईयर का कोर्स मिल जाएगा। अभी के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। सारी क्लासेस आप रेगुलर देखिए, समझिए, और कभी भी यदि आपको कोई इश्यू होता है तो मुझे बताइए, पर्सनल इन्फॉर्म कीजिए। मेरे नंबर आप सबके पास हैं, क्लास में शो भी कर रहे होंगे, और बहुत कम फीस में हम आपके लिए कोर्सेज लेके आए हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए और आपको उतना ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर, उतनी ही क्वालिटी के वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड पेपर शुरू किया था, जिसमें अपन उसका बेसिक डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि डेमो क्लासेस जो अपनी शुरू की होंगी वो 30 to 40 मिनट्स की आपको मिलेंगी, और जैसे ही अपने डेमो क्लासेस खत्म होगी आपको प्रॉपर 1 आवर की क्लासेस मिलने लग जाएंगी, जैसे सेकंड ईयर की चल रही है। शुरू करते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन पढ़ रहे थे सम्मिश्र विश्लेषण। आपको खूब अच्छे से पता लग गया होगा कि सम्मिश्र विश्लेषण पूर्णतः सम्मिश्र संख्याओं पर डिपेंडेंट है, मतलब इसमें सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही होने वाला है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन जेड से शो कर रहे थे, वो याद हो तो किससे शो कर रहे थे अपन? जेड से, ठीक है। और जेड को लिखा जाता था x प्लस आयोटा y। जहां आयोटा क्या था? आयोटा की वैल्यू थी √-1, और √-1 को एज ए काल्पनिक नंबर, मतलब एक इमेजिनरी नंबर माना जाता है। आयोटा को, या आयोटा की इक्वल टू √-1 को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। और जो काल्पनिक और वास्तविक संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है उसे अपन क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। अच्छा वो बताओ, वास्तविक और काल्पनिक से मिलकर बन रही है सम्मिश्र, तो सम्मिश्र का जो दायरा है वो वास्तविक से बड़ा है या वास्तविक से छोटा है? सम्मिश्र के अंदर वास्तविक आती है, मतलब सम्मिश्र का एक पार्ट है वास्तविक, तो वास्तविक और काल्पनिक मिलकर सम्मिश्र बनती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रियल नंबर्स हैं वो हमेशा सबसेट होते हैं किसके? जेड के, कॉम्प्लेक्स नंबर के। जेड लिख दो, चाहे काफी बार सी भी लिख देते हैं इसे, जेड लिख दो चाहे सी लिख दो। तो रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय होती है, मतलब सम्मिश्र संख्याओं में से ही बनती है। जैसे 5 लिखा है, रियल नंबर है, इसको यदि आयोटा 0 लिख दिया जाए तो एज ए ये सम्मिश्र संख्या शो करेगी। 0 भी तो वास्तविक संख्या है। ये तो कहा था कि वास्तविक और काल्पनिक से मिलकर जो बनेगी वो आपकी सम्मिश्र संख्या होगी, ठीक है। चलो, आयोटा आपकी काल्पनिक संख्या थी, तो अब इसको दो पार्टीशन हो गए इसके, एक तो x और एक आयोटा y। बीच में साइन किसका आ गया? प्लस का, जो माइनस का भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। यदि मैं यहां देखूं ये y आयोटा के साथ आ रहा है, तो y का जो नाम है वो है इमेजिनरी पार्ट। क्या नाम है y का? इमेजिनरी पार्ट। ये आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, लेकिन शुरुआत अपन प्रॉपर्टी देखने वाले हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो इसी से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं, है ना। जिसको आप बोलते हो काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं अपन? काल्पनिक भाग, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। लिखने के 3 तरीके हो गए, एक तो इसको इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं, काल्पनिक भाग भी बोलते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोल सकते हैं। तो सर जब इसको इमेजिनरी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको क्या बोला होगा? रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब वास्तविक भाग। वास्तविक भाग को किससे दर्शाएंगे? फिर शॉर्ट में दर्शाना होगा तो आप लिखोगे रियल पार्ट ऑफ जेड, REZ। क्लियर? बस लिखने के तरीके हैं अलग अलग। जैसे मेरा नाम रौनक है, मेरा घर का नाम कुछ और होगा, उसी हिसाब से इनके भी अपने घर के अलग अलग कुछ एक ही चीज को 2-3 तरह से लिखना होता है, ठीक है। और यही इनके अलग अलग रूप लिखने के, लेकिन चीज वही है, एक ही वही है। चलो, अब एक होता है संयुग्मी, कॉन्जुगेट। क्या होने वाला है आपके पास? संयुग्मी, जिसको आप क्या बोलते हो? कॉन्जुगेट। अब सर ये क्या होता है? इसको शो करते हैं सबसे पहले तो जेड बार से।
किससे शो करते हैं? जेड बार से। बिना जेड के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कॉन्जुगेट या संयुग्मी किसी एक चीज का होता है, मतलब ये डिपेंडेंट है। इसके लिए पहले कोई नंबर होना चाहिए, पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तभी उसका निकलता है। जैसे नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो संयुग्मी होगा या कॉन्जुगेट होगा वो होगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जिसका संयुग्मी होगा वो क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई। जैसा आपके पास लिखा जाए कि भाई जेड, और दर्शाते किससे, शो किससे करते हैं? जेड के ऊपर बार लगा के। आपके पास लिखा जाए 2 + 3 आयोटा, तो जो जेड बार होगा वो आएगा 2 - 3 आयोटा। यदि कभी आपके पास लिखा जाए कि सर जेड इक्वल टू 4 - 5 आयोटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा? 4 + 5 आयोटा। तो इस तरह से आपके पास क्या है? ये कॉन्जुगेट, संयुग्मी। अब इन्हीं से जेड बार से क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं? इनको एडिशन करने पर क्या होता है, इनको सब्सट्रैक्ट करने पर क्या होता है, जोड़ने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है, भाग करने पर क्या होता है, ये सारी चीजें अपन एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, संयुग्मी निकालने का तरीका, आयोटा वाला जो पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करना होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। ओनली किसको? आयोटा वाले पार्ट को। संयुग्मी जो काल्पनिक भाग है ना, उसका आपको केवल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव इतना होता है, आपको संयुग्मी मिल जाता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव था तो इसका संयुग्मी में माइनस साइन लगा दिया आयोटा के आगे, यहाँ नेगेटिव था तो इसको साइन चेंज करके पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि वो क्या क्या उनकी कंडीशंस है, कैसे कैसे वो बिहेव करती हैं, किसी को एडिशन करने पर क्या आता है, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आता है, जोड़ने घटाने जो भी है, गुणा भाग करने पर, वही चीज अपन को यहाँ देखनी है। ठीक है, सबसे पहले कोई निश्चित इनका रियल क्रम नहीं है कि सब ऑर्डर से आपको लिखनी है, आप कैसे भी कोई चीज समझ सकते हैं। देखिए सुनिए, कि आप मान लीजिए आपने लेट कर लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो आपके पास x + आयोटा y है। ठीक है, आप यदि इसका संयुग्मी या कॉन्जुगेट देखें z बार, तो वो आपके पास होने वाला है x माइनस आयोटा y। ठीक है, दो काम करने हैं, एक बार तो एडिशन करके देखना है दोनों का, एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखना है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर z + z बार, z कितना है? x + आयोटा y, z बार कितना है? x माइनस आयोटा y, तो x और x कितना हो गया? 2x, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो गया, तो z + z बार कितना आ गया? 2x। अच्छा, 2x क्या था? रियल पार्ट ऑफ z, ये तो कहा था इस x को रियल पार्ट ऑफ z, और y को क्या कहा था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो x की जगह रियल पार्ट ऑफ z लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यदि कभी भी दो नंबर, मतलब एक नंबर को उसमें कॉन्जुगेट जोड़ा जाए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड किया जाए, किसी भी समय संख्या में उसका संयुग्मी जोड़ा जाए, तो ज्यादा कुछ मत कीजिए, रियल पार्ट जो है ना, वास्तविक भाग, उसका दुगुना कर दीजिए भाई साहब। क्या कर दीजिए? दुगुना। या फिर आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल z + z बार अपॉन 2। इस 2 का मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी इसमें पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि माइनस करते तब क्या मिलता? चलो चेक कर लेते हैं। देखो, यदि आपने माइनस किया होता, सेकेंड वही प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं, यदि मैंने z माइनस z बार किया होता, z की वैल्यू कितनी है? x + आयोटा y, ये लीजिए x + आयोटा y, z बार की वैल्यू कितनी है? x माइनस आयोटा y। क्लियर? अच्छा, माइनस साइन से ओपन कर दो तो आपके पास आएगा x + आयोटा y माइनस x + आयोटा y, x x कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा 2 आयोटा y, और ये हो गया z माइनस z बार। इसको लिख सकते हैं अपन 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, लिख सकते हो क्या? z माइनस z बार इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यदि 2 आयोटा का डिवाइड कर लिया जाए इस 2 आयोटा का, तो आपके पास बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल कितना? z माइनस z बार अपॉन 2। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थर्ड देखिए, अब ये लेता हूं, काफी सारी जगह है अपने पास। थर्ड ये कहती है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x + आयोटा y, ठीक है, हमें इसका कॉन्जुगेट देखना है, हमें इसका संयुग्मी देखना है, तो z बार क्या आने वाला है? x माइनस आयोटा y। कोई दिक्कत है? ऊपर तो नंबर है z, कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y, हमें उसका कॉन्जुगेट देखना है, संयुग्मी z बार x माइनस आयोटा y। यदि आप इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालते हो
मतलब जेड बार का आप फिर से बार करते हो तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव, तो x प्लस आयोटा वाई आने वाला है। और ऊपर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों सेम आ रहे हैं ना, मतलब अपन कह सकते हैं कि जेड बार का बार करने पर आपको फिर से जेड ही मिलने वाला है। कहने का मतलब किसी नंबर का कॉन्जुगेट निकालिए, उसका फिर से कॉन्जुगेट निकालिए, तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर पर मिल जाएगा। किसी समित संख्या का संयुग्म निकालो, उस संयुग्म का फिर से संयुग्म निकालो, तो वही पहले वाला आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अपन फोर्थ पे चलते हैं आगे। 3 प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। चौथी देखिए फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर के आपके पास है कि जेड प्लस Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं आप, मतलब दो आपके पास अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको आप एडिशन कर रहे हैं और आपको उसका संयुग्म निकालते हैं, मतलब आप उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो आप ये हमेशा Z1 बार प्लस Z2 बार के इक्वल होता है। और सेम कंडीशन माइनस के लिए भी काम करती है ना, जो कंडीशन प्लस के लिए काम कर रही है वो कंडीशन माइनस के लिए भी काम कर रही है। तो मतलब Z1 प्लस Z2 का आप यदि होल बार करते हो, बार का मतलब पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, फिर उनका आपने क्या निकाला कॉन्जुगेट, तो वो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड फिफ्थ यदि देखूं मैं वो मल्टीप्लाई को लेके कि Z1 इंटू Z2 हो और फिर इसका कॉन्जुगेट कर रखा हो, तो वो होता है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल, मतलब Z1 डॉट Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार डॉट Z2 बार। ठीक है, संयुग्म वाला। अच्छा सिक्स्थ देखूं तो डिवाइड के लिए काम करेगा कि Z1 अपॉन Z2 का यदि होल बार लग रहा हो तो क्या आने वाला है Z1 बार अपॉन Z2 बार। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ कंडीशन है कि Z2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी बन जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो समझ में आई आपको ये बात? 3 बातें आपकी ये हुई, 4, 5 और 6। अब आगे देखिए 7 प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात सिखाना चाहता हूँ। देखिए कि Z इक्वल टू अपन ले रहे थे x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एक होता है मॉड Z, इसको आप बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ Z, मॉड्यूलस ऑफ Z, या फिर आप इसको मापांक भी बोलते हो, या फिर इसका एक नाम होता है निरपेक्ष मान। 3 नाम होते हैं इसके ना, तीनों में से कुछ भी बोल दो। तो ये जो होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या आप लिख सकते हो कि जो मॉड जेड का स्क्वायर है रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आने वाला है। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं जेड इक्वल टू यदि एक्स प्लस आयोटा वाई है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात है, आप जरूरी नहीं है उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा लिखो, नहीं, यदि बीच में नेगेटिव साइन आ गया तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में ये है कि मॉड जेड जो होता है वो अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये इस तरह से होता है। तो देख लो इजीली, रियल पार्ट कौन सा है आपके पास x, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y, उसका आप होल स्क्वायर कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो रूट। अब यहाँ x प्लस आयोटा वाई था इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का फिर प्लस करना है, फिर आपको रूट लगाना है, वो आपके किसके इक्वल है, मॉड्यूलस ऑफ जेड या मॉड ऑफ जेड या मापांक जेड के इक्वल है। ये बात क्लियर हुई? इसी से रिलेटेड अपनी प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि सर क्या है, देखिए जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो इस तरह से है कि यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो और तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। प्रॉपर्टी बताने से पहले अपन सॉल्व करके देखते हैं उसे, है ना। यदि z को z बार से मल्टीप्लाई किया जाए, z को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, z बार से, तो z है x प्लस आयोटा वाई डॉट z बार है x माइनस आयोटा वाई। अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का साइन आयोटा वाई का स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस पहले से तो प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड डॉट जेड बार किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक्स है क्या, इसका रियल पार्ट, वाई है क्या, इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, वो क्या होता है, रूट हटा के इधर लिया मॉड जेड स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू किसकी है, मॉड जेड स्क्वायर की। तो ये है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इधर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अच्छा जेड स्क्वायर नहीं है, ये पूरे रियल पार्ट का स्क्वायर है।
और ये अलग अलग टर्म नहीं है, इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं अपन। तो ये z डॉट जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। क्लियर हुई? चलिए इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। प्रॉपर्टी नंबर 8 या गुणधर्म नंबर 8 आपका है, देखिए मैंने बताया था मॉड जेड इक्वल टू होता है, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। यही तो था, ठीक। तराजू ही तो है ये। तराजू में एक तरफ तो मॉड जेड स्क्वायर पड़ा है, एक तरफ ये दोनों दो बांट पड़े हैं अलग अलग। यदि एक बांट को हटा लिया जाए, इमेजिनरी पार्ट वाले बांट को हटा लिया जाए, तो तराजू किधर झुकेगा? इधर झुकेगा, इधर झुकेगा? भाई तराजू था ये ऐसे, ये लो, इधर पड़ा था मॉड जेड का स्क्वायर, इधर पड़े थे दोनों दो। इन दोनों में से यदि एक को हटा दिया जाए तो तराजू इधर झुकेगा, इधर झुकेगा? इधर झुकेगा तराजू। तो तराजू इधर झुकेगा, मतलब अपन लिख सकते हैं कि जो मॉड जेड है, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, वो ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके? रियल पार्ट ऑफ जेड के। मॉड जेड किससे ग्रेटर देन इक्वल टू? बड़ा या उसके बराबर। यदि सोचो जीरो की वैल्यू है इसकी, तो तब तो इक्वल आ जाएगा ना। आप इसको एक बार मॉड जेड लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये कंडीशन आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 में आती है। अब सेम आपने ये वाला बांट हटाया था ना, अब इस वाले बांट को हटा के देखो तो उसके लिए कंडीशन आ जाएगी। तो मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मॉड में, और ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और सीधी सी बात है, हमेशा मॉड की राशि जो पॉजिटिव होती है, इसके लिए पॉजिटिव है, वो हमेशा किससे बड़ी होती है? जनरल राशि से बड़ी होती है, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसमें ऑलवेज क्या आएंगे? पॉजिटिव चीजें आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपके समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए, यदि Z1 डॉट Z2 आपके पास लिखा हो फिर मॉड आ रहा हो, तो ये हमेशा Z1 मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 10 है Z1 अपॉन Z2 का मॉड यदि मैं देखूं तो ये मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 के इक्वल होता है। 11 आपकी है प्लस वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉड Z1 प्लस Z2, ठीक है। इसका ये होती है लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसका जो प्रूफ है आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो 10th 11th में। यदि फिर भी यदि किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका लिख के बता दूंगा प्रूफ क्या होता है, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है इसका प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि मॉड Z1 प्लस Z2 छोटा लेस देन इक्वल होता है किससे? मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने पॉजिटिव देखा वैसे ही नेगेटिव वाला भी होता है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब देखो पॉजिटिव वाला यदि लेस देन इक्वल टू था तो ये उल्टा होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। अच्छा एक प्रॉपर्टी और सुनिए, यदि Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, ठीक है, इसका मॉड Z क्या आने वाला है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा यदि मुझे Z बार हो x माइनस आयोटा वाई और इसका यदि मुझे मॉड निकालना पड़े, मतलब मापांक निकालना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर ये लो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस वाई। आयोटा के साथ जो भी हो इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस वाई का स्क्वायर। ये होने वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? अरे है या नहीं? तो मैं क्या कह सकता हूं कि आप Z का मॉड निकालो चाहे आप Z बार का मॉड निकालो, दोनों सेम आते हैं, ठीक है जी। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में अपन लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, उसी को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, आपने निरसन ज्यामिति पढ़ी होगी जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं। जब भी आपको कोई रियल नंबर शो करना होता है, वाई संख्या, तो आप एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर से शो कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो सम्मिश्र संख्याएं उन्हें भी अक्षों पर शो कर दिया जा सकता है, समतल में दिखाया जा सकता है, ठीक है। देखिए किस तरह से। सपोज कीजिए कोई आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सम्मिश्र संख्या है। इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है x, y, ठीक। इसको यदि आपको समतल पे दिखाना है या अक्षों पे दिखाना है तो आप इस तरह से दिखाते हैं इसे। यह आपकी x अक्ष है, यह आपकी y अक्ष है, ठीक है जी। ये आपका ओरिजिन O हो गया, मूल बिंदु इसे अपन कहते हैं।
यदि मुझे x, y दिखाना है तो मैंने मान लिया यहां कहीं पॉइंट P है x, y। ठीक, एक बात और सुनिएगा, ये जो समतल है ना, इस समतल के मैंने आपको कल 3 नाम बताए थे। इस समतल के जो नाम है, एक नाम तो था इसका सम्मिश्र समतल, कॉम्प्लेक्स प्लेन, याद हो तो था ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक दूसरा नाम था इसका गाउसियन प्लेन, गाउस आपको देखा होगा हर जगह मिल जाता है। थर्ड इसका नाम था आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड समतल। ये 3 नाम थे इसके, सम्मिश्र समतल, गॉसियन प्लेन और आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड समतल। ठीक है, सुनिए, आपने एक पॉइंट को शो कर दिया P को, जिसके x, y क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये सम्मिश्र समतल इसलिए तो इसमें अपन सम्मिश्र संख्याओं को शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, ये x, y बना कैसे होगा, मतलब किसी पॉइंट की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो x, y बनी कैसे होगी, कहाँ से नापते हैं अपन, 0 से तो नापते हैं। आज मुझे यहाँ से कहीं किसी दूसरी डिस्टेंस पे जाना है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं यहीं से तो डिस्टेंस नापना शुरू करूंगा, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। तो वही चीज यहाँ पर है, ओरिजिन O पे है। यदि मुझे इनकी डिस्टेंस नापनी है तो शुरुआत कहाँ से होगी उसकी, O से होगी। तो O से इधर, मतलब इसको यदि मैं यहाँ मिला दूं ऐसे, और इसको यदि मैं यहाँ मिला दूं ऐसे, तो इसको यहाँ मिलाया तो ये अब कितना चले होंगे x, ये आप कितना चले होंगे y, तब जाके आप x, y पहुंचे होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बात और, x अक्ष को तो बोला जाता है वास्तविक अक्ष। क्या बोला जाता है x अक्ष को, वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और जो y अक्ष उसको बोला जाता है काल्पनिक अक्ष। क्या बोला जाता है, काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, चलिए, जो भी रियल नंबर है, जो भी आपका रियल पार्ट है, वो एक्स एक्सिस पे शो होगा। जैसे एक्स रियल पार्ट था तो एक्स एक्सिस वास्तविक अक्ष पे शो हुआ था। जो आपका वाई है वो इमेजिनरी पार्ट है, वो कहाँ शो होगा, वाई एक्स पे शो होगा। वही मैंने किया है। ठीक, ये हुआ यहाँ तक। चलो, अच्छा, यदि इसको देखा जाए, यदि इससे पी पॉइंट को मिलाया जाए, ठीक, तो एक एंगल बनेगा यहाँ पर, एक कोण बनेगा। इस कोण का नाम देते हैं अपन क्या, थीटा। ठीक, चलिए, अच्छा सुनो, ये x है, ये y है, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब, ये वाली आधार। तो आधार और लंब, या लंब और आधार, तो ये किस में होते हैं, यदि ये होगा तो कर्ण होगा, समकोण त्रिभुज है ना ये आधार, ये लंब, तो ये कर्ण। कर्ण निकालने का तरीका √x² प्लस y²। ठीक है, और याद कीजिए √x² प्लस y² क्या था, मॉड ऑफ z। तो ये डिस्टेंस क्या होती है आपकी, मॉड ऑफ z के इक्वल होती है। आई बात समझ में। तो अपने पास क्या था, अपन ने किसी पॉइंट, जो सम्मिश्र संख्या थी x प्लस आयोटा y, उसको अपन प्लॉट कर रहे हैं समिश्र तल पर, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आप उसे शो कर रहे हैं, जिसमें ये आपकी x एक्सिस है, इसको रियल एक्सिस बोला जाता है। ये आपकी y एक्सिस है, इसको काल्पनिक अक्ष बोला जाता है। इसमें x आप इतना चले, y ऊपर चले, और इसको देखा तो एंगल थीटा माना, उसको क्या बोलते हैं, मॉड z इक्वल टू x² प्लस y²। किसको शो किया है, P पॉइंट किसकी पोजीशन है, P पॉइंट पोजीशन है x प्लस आयोटा y की। बातें यहाँ तक आपको क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर अब थीटा क्या है। भाई जब इन सब चीज का अपन ने अलग अलग नाम दिया, इनको समझा, तो थीटा का भी तो कुछ चीज होगी। थीटा को अपन बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा का नाम क्या है, आर्गुमेंट बोल दो, चाहे आर्गुमेंट बोल दो, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ARG ऑफ जेड। इसका दूसरा नाम है कोणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोणांक, जेड का कोणांक। अब ये होता क्या है भाई साहब, अच्छा एक चीज सुनिए, यदि इससे मैं टेन थीटा निकालूं, क्या निकालूं मैं, टेन थीटा। आप खूब अच्छे से जानते हो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। होता है नहीं होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है y, हाइपोटेन्यूस कितना है x, तो थीटा कितना आने वाला है, टेन इनवर्स y अपॉन x। तो किसी भी पॉइंट के लिए उसका जो कोणांक है, या आर्गुमेंट है, या फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड है, वो हमेशा आता है टेन इनवर्स y अपॉन x, जब y क्या है इमेजिनरी पार्ट और x क्या है रियल पार्ट। बातें समझ में आई। यदि किसी को हल्का सा भी डाउट रहता है तो इसको वीडियो को पीछे से दोबारा देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि कोण के आधार पर अपन देखें तो देखो, यहां देखा जाए तो थीटा इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, यहाँ π/2 मिलेगा, यहाँ पाई मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है 3π/2, और फिर यहाँ क्या मिलने वाला है 2π।
यदि पाई इधर है तो माइनस पाई किधर होगा, ऑब्वियस बात है माइनस पाई उधर होगा। तो ये थीटा जो है ना ये कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो सुनो, हर 2 पाई के बाद चीज रिपीट होती है, पता है भाई। कोण जो होता है जैसे यहाँ से चालू हुआ तो यहाँ आके दोबारा हो गया, तो ये कितना घुमा, 2 पाई तो घुमा 360, तो अगली बार जो कोण आएगा वो 360 प्लस कुछ हो सकता है। मतलब सेम कोण अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यदि आपको समझा, देखिए 30 डिग्री मैं कहूँ 30 डिग्री बनाओ तो आप ऐसे बना दोगे, ये लो 30 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ 390 डिग्री बनाओ तब भी वो यही बनेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले यहां से चलना चालू करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो 360 तो ही घूम गए। आपको 30 डिग्री 30 डिग्री चलना है तो ये लो 30 डिग्री यहाँ आ गया, इसको आपने इससे मिला दिया, ये लो ये हो गया 360 डिग्री। तो है तो वही है। तो क्या होता है, हर 2 पाई के बाद चीजें क्या होती हैं, वही सेम रिपीट होती हैं, एंगल्स में तो कोणों में तो, ठीक है। अच्छा यहाँ समझना, यदि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहती है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या रहती है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहती है तो इस वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर मुख्य मान, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा। अच्छा और सुनिए, जो आपका मॉड जेड है, जो आपका मॉड जेड है ये वाला, इस मॉड जेड का एक नाम और होता है एम्पलीट्यूड, सॉरी थीटा जो है ना आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा जो है आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसका नाम दूसरा और होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस तरह से है। तो यदि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है तो उस वैल्यू को क्या बोल जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर मुख्य मान। अब ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण का मतलब है इसको अक्षों पे दिखाना और समझाना। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं और मैं आता हूं अब किस पर, पोलर फॉर्म पर, मतलब ध्रुवीय रूप पर। तो देखिए ध्रुवीय रूप में आपका क्या है, ध्यान से देखो, ध्रुवीय रूप पूरी की पूरी तरह आर और थीटा पे डिपेंड करता है। उसमें कहीं भी एक्स और वाई आपको नहीं दिखता। डिपेंडेंट तो एक्स और वाई से मिलता है वो आपको ध्रुवीय रूप, लेकिन होता किस पर है, आर और थीटा पे डिपेंडेंट। तो ये जो डिस्टेंस है ना, पी के जो कोऑर्डिनेट है उसे आर कोमा थीटा के फॉर्म में भी शो किया जाता है। मतलब पी के जो निर्देशांक किस तरह से आते हैं, आर कोमा थीटा में। तो ये जो मॉड जेड है इसको आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, चलते हैं आगे। तो अब इसको अपन जो कार्तीय रूप, ये जो एक्स और वाई की फॉर्म थी तो कार्तीय थी, अब अपन ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करें कैसे, देखो जेड इक्वल टू था क्या अपने पास, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जो ध्रुवीय रूप है वो किस में होता है, ओनली आर में और थीटा में। मतलब एक्स को और वाई को तो कार्तीय रूप है, इस अपन को आर और थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, ये कितनी है वाई, ये कितनी है आर, इसको बोलते हो लंब परपेंडिकुलर, इसको बोलते हो आधार बेस, इसको बोलते हो कर्ण हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब x को किस में कन्वर्ट करना है, r और थीटा में। तो x में और r में, मतलब आधार में और कर्ण में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, आधार कर्ण बेस और हाइपोटेन्यूस में कॉस होता है ना। तो आप यहाँ यदि कॉस थीटा निकालते हैं तो आपके पास आना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, कितना आएगा आधार x, कर्ण कितना आएगा r को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू आ रहा है r cos थीटा। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज और सुनिए, यदि मुझे y निकालना पड़े तो y होगा लंब और आधार, सॉरी लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में कौन सा होता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है अपना y और परपेंडिकुलर कितना है y, हाइपोटेनियस कितना है r, तो y इक्वल टू कितना आ गया, r साइन थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख दूं मैं, तो आपके पास आने वाला है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। आपने r कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब याद हो तो ये आयलर फॉर्म है, इसको अपन e की पावर आयोटा थीटा बोलते हैं। याद कीजिए, पहले काफी बार पढ़ चुके हैं इसे। तो इसको r e की पावर आयोटा थीटा लिखा जाता है। बात समझ में आई। अच्छा एक बात और सुनिए यहाँ से, ये चलो ठीक है, यदि मुझे मॉड जेड निकालना पड़े, यदि मुझे मॉड जेड निकालना पड़े तो वो क्या आएगा, वो आएगा मॉड r फिर मॉड e की पावर आयोटा थीटा, मतलब मॉड r मॉड e की पावर आयोटा थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा मॉड कैसे निकलता है r का, अंडर रूट, याद कीजिए
क्या तरीका था, x प्लस आयोटा वाई का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आ गया मॉड z इक्वल टू मॉड r इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड z इक्वल टू मॉड r, जिसको आप ओनली क्या लिख सकते हो, मॉड z r। मतलब जो मॉड्यूलस ऑफ z है वो z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा के लिए क्या होता है, r। तो ये जो है ना ये आपकी है पोलर फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये, पोलर फॉर्म। ये कौन सी थी, कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस आयोटा वाई कार्तीय रूप। ये है पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय रूप। कैसा रूप है ये आपका, ध्रुवीय रूप। कि चलो ठीक है सर मॉड z तो आ गया, अब कोणांक बताइए, कोणांक क्या होगा, जो है ना आर्गुमेंट ऑफ z वो क्या होगा, वो जो थीटा है ना ये आपका आर्गुमेंट ऑफ z या फिर कोणांक है। क्या लिख दीजिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, थीटा, और वो थीटा कौन सा है थीटा, वो थीटा है भैया आपका ये वाला थीटा, ये लीजिए। तो कभी भी यदि आपके पास z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में कुछ भी मिले तो वहां r तो आपको होने वाला है क्या, मॉड z, मॉडुलस ऑफ z, और थीटा क्या होने वाला है, आर्गुमेंट ऑफ z या फिर कोणांक होने वाला है। ये हुई उसकी पोलर फॉर्म की बात। अब इसी को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, इसमें और थोड़ा सा डीप जाते हैं अपन, ठीक है। बेसिक अपन पढ़ रहे हैं लेकिन बेसिक के साथ साथ थोड़ी सी कुछ नई नई बातें जो अपन देखते जाते हैं जो अपने आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आर्गुमेंट के ऊपर अपन कुछ बातें करने वाले हैं, कोणांक के ऊपर, ठीक है, समझिएगा। देखो फिर से कह रहा हूँ, सारी क्लासेज अपनी एजुसाइंस ऐप पर ही होंगी, ये केवल कुछ डेमो क्लासेज है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है और ये एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। तो मैं आपसे सबसे यही कहूँगा, यूट्यूब का रेफरेंस लेते हुए आप एप्लीकेशन पर जाएं। एजुसाइंस नाम से अपनी एप्लीकेशन है, फोन नंबर आपको मेरे साइड में दिख ही रहे होंगे। यूट्यूब चैनल पर तो आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं, या फिर ऐप पर जहाँ भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ जैसे आप होम पेज पे जाएंगे, आप थोड़ा स्लाइड करेंगे, आपको 3rd ईयर का कोर्स मिलेगा और वहाँ आपको ये सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। और जब डेमो के बाद जो सारी क्लासेस आएंगी वो उसी पे आएंगी, और प्रॉपर मिनिमम 1 आवर की क्लास आपको देखने को वहाँ पर मिलेगी। 2nd ईयर का बैच चल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। यदि फिर भी किसी को कोई चाहता है कि सर मैं तो आपके एप्लीकेशन का एक्सट्रीम यूज देखना चाहता हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर ही पड़ी हुई है, 16 मिनट की एक वीडियो है, उसे आप कंप्लीट लिख लीजिए। उसमें एप्लीकेशन के सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है। जैसे आप वीडियो में थोड़ा नीचे जाएंगे ना तो वहाँ लिखेगा हाउ टू यूज एजुसाइंस ऐप, उसमें आपको वीडियो मिलेगी, कंप्लीट वीडियो आप देखिए, ट्यूटोरियल वीडियो है वो, उसमें आपको सब कुछ दिखने वाला है ट्यूटोरियल वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब कोणांक के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं अपन, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड के ऊपर, कि सर आर्गुमेंट जेड तो ठीक है लेकिन इसमें भी कुछ और हो सकता है क्या। देखो, यदि कभी आपके पास ऐसी चीज मिल जाए कि आर्गुमेंट ऑफ जीरो क्या होगा, पूछ लिया जाए या कहीं आ जाए बीच में किसी क्वेश्चन में कि आर्गुमेंट ऑफ जीरो क्या होने वाला है, ठीक है, तो समझिएगा। क्या अपन जीरो को 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ये तो किसकी तरह, x की तरह, ये वाला y की तरह, x प्लस आयोटा y, ठीक। अच्छा सुनो, तो जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z ये आने वाला है tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी, 0/0। क्या कभी 0/0 पॉसिबल है, आज तक परिभाषित है क्या, नहीं है ना। तो ये क्या है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, या क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। जब भैया ये नॉट डिफाइन है तो ये पूरा नॉट डिफाइन, तो ये भी नॉट डिफाइन। कहने का मतलब ये हुआ आर्गुमेंट ऑफ जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, कभी भी जीरो का आर्गुमेंट नहीं निकलेगा। आई बात समझ में। चलो ये जीरो की बात हो गई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है अपना कि यदि अपन को आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर्स निकालना पड़े, पॉजिटिव रियल नंबर्स, कि पॉजिटिव रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का आर्गुमेंट या कोणांक क्या होगा और ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का आर्गुमेंट या कोणांक क्या होगा, दोनों चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे देखिए, आर्गुमेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, कि धनात्मक
वास्तविक संख्या का, देखो काल्पनिक संख्या का तो हमने पढ़ लिया कि tan इनवर्स y अपॉन x होने वाला है, लेकिन यदि उसी से मुझे रियल का, क्योंकि रियल जो नंबर्स थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट ही तो थे, तो जब कॉम्प्लेक्स का पता है तो रियल का भी पता होना चाहिए। तो धनात्मक वास्तविक संख्या का पूर्णांक क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को, है ना। यहाँ भी तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 निकालना है, कि मुझे 5 का पूर्णांक निकालना है, ठीक। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ 5, या 5 को देख रहा हूं मैं, तो 5 को मैं 5.1 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, याद हो तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, यही तो था। तो थीटा की जगह कितना आ रहा है 0, cos 0 वैल्यू 1 होती है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, तो 0 प्लस 1 1 ही आने वाला है, 1 इंटू 5 करोगे तो वही 5 आने वाला है। तो ये क्या होने वाला है आपके पास, 5 बराबर 5 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, तो ई की पावर आयोटा इंटू 0, और जो मॉड जो z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, उसमें थीटा क्या होता है, कोणांकित तो होता है, ये आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं होता है, कोणांकित तो होता है आर्ग्यूमेंट ये, तो 0 है वो क्या है आर्ग्यूमेंट, मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 इक्वल टू कितना 0। आप चाहो तो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में निकाल सकते हो, 5 प्लस 0 आयोटा 0/5 0, tan इनवर्स 0 ऐसे भी आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 कितना आ गया 0, मतलब अपन बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का पूर्णांक क्या होता है, NUMBR, अरे स्पेलिंग भी, इक्वल क्या होता है 0 होता है। तो क्या होने वाला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी क्या आने वाला है 0। क्लियर हो गई ये बात। अब जो 0 एंगल है ना वो 2 पाई के बाद फिर रिपीट होगा, फिर 2 पाई के बाद फिर रिपीट होगा, फिर 2 पाई के बाद रिपीट होगा। तो इसकी यदि अपन इसको यदि उसमें देखें ना जनरल फॉर्म में, तो आप इसको 2n पाई भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट इसका आप 2n पाई बोल सकते हैं, क्योंकि 0 पाई तो होता है 2 पाई, ये 0, यही 2 पाई, यही 4 पाई, यही 6 पाई, तो इसको आप 2n पाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 0, 2 पाई, 3 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सबके सबका एक जो जनरल फॉर्म है वो 2n पाई हो सकता है, ठीक है। आज की क्लास में मैं यहीं रोकता हूँ इस क्लास को, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि 30 से 40 मिनट क्लास अपन रखेंगे, इतनी एवरेज अपनी बन जाएगी क्लास की। आपके लिए छोटा सा होमवर्क में देना चाहूंगा सेकंड क्लास में, जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी निकाला है ना, ऐसे ही आप मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी बताएंगे कितना आएगा। क्या 0 आएगा, क्या 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जो भी आएगा ना वो आप अपना माइंड यूज कीजिए, बुक्स वगैरह आप देखिए और मुझे बताना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी क्या आने वाला है। कैसे बताएंगे, मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का पूर्णांक क्या होगा, आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे। या आप चाहें तो एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ चैट का ऑप्शन है, उस चैट में जैसे आप जाओगे ना एप्लीकेशन पे, वहाँ अपना कोर्स आप व्यू करोगे तो वहाँ आपको वीडियोज मिलेंगे, साइड में आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट आपको PDF अवेलेबल कुछ दिनों में हो जाएगी। साथ में वहाँ मोर का ऑप्शन है, मोर में आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, चैट में आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं, ओनली मुझसे, अपने एजुकेटर से जो आपको पढ़ा रहा है उससे आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं उसी ऐप में। वहाँ आप मुझे चाहें तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो लेके आप मुझे भेज सकते हैं और आपको तुरंत उसका 1 आवर 2 आवर में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे आपसे यही कहना है मेरा तो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, बहुत ही मिनिमम फीस में अपन ये कोर्स चालू कर रहे हैं। ओनली अपन ने फीस रखी है 799 रुपीज़ और 15 अगस्त का सब ध्यान रखें, 15 अगस्त को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करूँगा फीस को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। लाइव भी आएंगे अपन उससे 1 दिन पहले बीच में और सब इससे अपन डिस्कस भी करेंगे। तो ये आप कोर्स, इससे सस्ता आपको कोर्स कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, कोर्स को एनरोल करें, यूट्यूब देखकर ही ना रुकें, यूट्यूब से एप्लीकेशन पर जरूर जाएं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक, एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी,
यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, एप्लीकेशन के लिंक पर जाकर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो मेरे ही चैनल पर आपको हाउ टू यूज एडुसाइंस ऐप, हाउ टू यूज एडुसाइंस ऐप की आपको वीडियो दिखेगी। कंप्लीट वीडियो को आप देखिए, उसमें ऐप के जितने भी फीचर्स हैं फ्री कोर्स के और पेड कोर्स के, आप देखोगे फ्री कोर्स में और पेड कोर्स में कितना डिफरेंस है। आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, आप वीडियोज की क्वालिटी सेट कर सकते हो, आप वीडियोज की स्पीड आगे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। बस एक बार आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ऐप को देखिए सारी चीज़ों को, और बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कभी भी किसी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। 10 दिन की अपनी क्लास का डेमो फ्री है, जिनमें से 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अपने फ्रेंड्स को जोड़िए सबको, और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।